धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस वीडियो से पहले हमने खेत की तैयारी कैसे करें, धान लगाने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग करें, रोपा विधि, छिड़काव विधि, बीएसआर विधि या मशीन का उपयोग के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी है। इसे हमारे चैनल में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम धान लगाने के बाद कौन से खाद, कौन से स्प्रे खरपतवार को कंट्रोल करें, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें, अन्य सवालों के बारे में जानने की कोशिश की है। हमारे साथ कृषि मित्र, कृषि विशेषज्ञ श्री यदुनंदन राणा जी। हमारे दर्शकों का आप ही के चैनल समृद्ध स्वदेश चैनल में स्वागत है। हमारे साथ कृषि मित्र, कृषि विशेषज्ञ श्री यदुनंदन राणा जी हैं। हमारे दर्शकों, आपका इस चैनल समृद्ध स्वदेश चैनल में स्वागत है। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। राणा सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी नमस्कार। धान के बारे में तो आपने बहुत अच्छी जानकारी पुराने वीडियो में दी है। सर आप बताइए, खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसा रहना चाहिए धान की फसल में? जी, अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन, साथ ही साथ जल प्रबंधन भी बहुत मायने रखता है। हम यदि बात करें खाद प्रबंधन एवं उर्वरक का प्रबंधन, तो हमें संतुलित रूप से दोनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें इसका खाद FYM का प्रयोग लगभग 25 से 30 टन प्रति एकड़ की दर से जब हम खेत की तैयारी करें उसी समय हमें मिला देना चाहिए। साथ ही साथ जब मताई करते हैं उस समय हमें उर्वरक डालना चाहिए। उर्वरक के रूप में हमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश हमें लगभग 20 किलोग्राम तथा 10 से 15 किलोग्राम यूरिया मताई के समय हमें डाल देना चाहिए। जब पौध का रोपण हो जाए, पौध रोपण पश्चात लगभग 12 से 15 दिन पश्चात यूरिया का 25 किलोग्राम मात्रा, साथ ही साथ पोटाश 10 किलोग्राम की मात्रा एवं DAP 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम एवं माइकोराइजा 10 किलोग्राम रोपाई के 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें देना चाहिए। रोपाई के लगभग 35 से 40 दिन के अंतराल में हमें यूरिया का एक मात्रा और देंगे, लगभग 25 किलो यूरिया, पोटाश 12 से 15 किलो पोटाश की मात्रा एवं साथ ही उस समय तना छेदक भी आता है। क्योंकि बाजार में बहुत से तना छेदक के लिए बहुत से दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं जो ग्रेनुअल फॉर्म में होती हैं, जिसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल जो फटेरा नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग भी लगभग 4 किलो एवं कार्बोफ्यूरान लगभग 5 किलो, फटेरा या कार्बोफ्यूरान में से कोई भी एक लेना है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 60वें दिन हमें यूरिया 15 से 20 किलो, पोटाश लगभग 12 से 15 किलो का प्रयोग हमें करना चाहिए। यह हुआ संतुलित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाई, इन्हें यदि हम समय रहते या अपनी फसल की अवस्था को देखते हुए यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा हमें परिणाम देखने को मिलेंगे एवं हमारे उत्पादन में भी बहुत अच्छा वृद्धि होगी। सर धान की फसल है तो बीमारी तो लगेगी ही, तो धान में क्या क्या बीमारी आ जाती है? जी, निश्चित रूप से धान में बीमारियां का प्रकोप बहुत ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय मौसम में बहुत ही प्रतिकूलताएं होती है। क्योंकि तापमान का अधिक होना या कम होना, साथ ही साथ सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का भी कम ज़्यादा होने से बहुत से प्रकार के बैक्टीरियल एवं फंगल डिसीज धान के फसलों में होते हैं। जिसमें मुख्य रूप से हमें यह देखने को मिलता है कि झुलसा रोग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। फाल्स स्मट होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, इसमें आभासी कंडवा रोग जिसे फाल्स स्मट भी कहते हैं, यह भी हमें देखने को मिलता है। खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है, यह भी देखने को मिलता है।
शीत ब्लाइट देखने को मिलता है, स्टेम रॉट जैसी बीमारियां भी धान में बहुतायत मात्रा में अटैक करती हैं। रोग की, ये तो हुई रोग की बात। यदि कीट व्याधि की बात करें तो बहुत से कीट भी धान की फसलों में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो पत्ती लपेटक या लीफ फोल्डर एक कीट होता है, उसका प्रकोप भी धान की फसलों में देखा जाता है। साथ ही साथ स्टेम बोरर तना छेदक का भी प्रकोप होता है, गंधी बग है, माइट्स है एवं आर्मी वर्म है। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो समय समय पे अलग अलग अवस्था में धान की फसल को प्रभावित करते हैं। ये तो बीमारी है। अब इस वीडियो में इसी चैनल के शॉर्ट्स में आपको इन बीमारी से रोकथाम के बारे में क्या है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो सर, धान के खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धान में यदि खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से ना हो तब हमारे धान के उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लगभग 35 से 40% का भी हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। इसलिए किसान भाइयों को धान के खरपतवार का नियंत्रण में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें, जब हम FIM या सड़ी हुई गोबर का खाद प्रयोग करते हैं, उस समय यह ध्यान रहे, सुनिश्चित करें कि गोबर की खाद अच्छे से सड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गोबर में कई प्रकार के बीज होते हैं जो बाद में हमारे मुख्य खेतों में उग आते हैं। साथ ही साथ जब हम जुताई करें उस समय अच्छे से जुताई करें, मिट्टी को बढ़िया से जुताई करें, जिससे नीचे के जो बीज हैं, जो कंद हैं, वो राइजोम जो है वो आकर अच्छे धूप में सूख जाए। साथ ही साथ रासायनिक नियंत्रण के लिए डिस्पायरिबैक सोडियम का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग अच्छे तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर अपने फसल को बचा सकते हैं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, धान का उत्पादन लागत और मुनाफा प्रति एकड़ क्या होगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी का यह अंतिम इच्छा होता है कि बहुत बढ़िया से उत्पादन हो। जिस भी खेती जब वो करते हैं तो उनका इच्छा होता है कि एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। लेकिन किसान भाइयों, इसके लिए आप यदि सही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, समय में आप उर्वरक कर प्रबंधन, जल प्रबंधन, समय समय पे स्प्रे, है ना, पौध संरक्षक दवाइयों का प्रयोग यदि हम अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से धान का औसतन 30 क्विंटल से 32 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ होगा। यदि इसका बाजार मूल्य देखा जाए तो अलग अलग मार्केट की परिस्थिति पर निर्भर होता है, फिर भी से 80 से 90 हज़ार हमें प्रति एकड़ एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं लगभग में इतना हमें प्राप्त होगा। और खर्च की बात करें तो लगभग 35-40 हज़ार इन सभी प्रबंधन में हमारा 35 से 40 हज़ार खर्च होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि 45 से 50 हज़ार मुनाफा हमें मिल सकता है, जो एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कहा जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसान भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि ये ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।